पिछले दिन हम लोगों ने विमाओं के उपयोग में पहला पढ़ लिया था, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। आज हम लोग दूसरा उपयोग पढ़ेंगे, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की परख कैसे करें, या किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, अर्थात भौतिक समीकरण सत्य है अथवा असत्य है। ठीक, कैसे करेंगे इसके लिए एक भौतिक समीकरण सपोज कर लेते हैं कि मुक्त रूप से यदि कोई पिंड गिराया जा रहा है तो उसका समीकरण होता है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का समीकरण या सिंपल हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसके सत्यता की परख करनी है। सत्यता की परख करने के लिए इसके दो साइड हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा राइट हैंड साइड। जो आपका बाएं हाथ की तरफ है वो लेफ्ट हैंड साइड, दाहिने हाथ की तरफ है राइट हैंड साइड। दोनों पक्षों की हम क्या करेंगे, विमीय सूत्र देखेंगे, विमीय सूत्र बराबर मिल रहे हैं या नहीं। यदि विमीय सूत्र बराबर मिलते हैं तो समीकरण सत्य होगा, और यदि विमीय सूत्र बराबर नहीं मिल रहे हैं तो समीकरण असत्य होगा। तो पहले किस तरह लिखेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड की विमा या विमीय सूत्र, तो ये बराबर हो जाएगा एस की विमा। एस है क्या, ऊंचाई या दूरी कह सकते हैं, ठीक, यानी लंबाई। तो इसका पहले मात्रक लिखिए, मात्रक क्या होगा मीटर, और मीटर की डायमेंशन क्या लिखते हैं, ऐसे तो देखें कि RHS की विमा, RHS की विमा यानी हाफ GT स्क्वायर की विमा। हाफ GT स्क्वायर का तात्पर्य है हाफ GT स्क्वायर में देखेंगे कि इसका विमा हाफ एक संख्या और शुद्ध संख्या की कोई विमा नहीं होती। दूसरा क्या है, जी है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्या है, सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्या है, टी, इसका भी मात्रक क्या होता है सेकंड, और चूंकि वर्ग इसलिए सेकंड स्क्वायर। अब विमा लिखिए तो मीटर के लिए क्या लिखेंगे आप एल, सेकंड के लिए क्या लिखेंगे टी, घात कितनी हो जाएगी 2, यहाँ भी क्या है टी, घात कितनी इसकी वर्ग है कितनी हो जाएगी 2, ये हो गया कैंसिल, बचा गया सिर्फ एल, क्या बच गया सिर्फ एल। अब देखिए तो जो LHS की विमा है वही RHS की लिखेंगे, LHS की विमा इक्वल RHS की विमा, अतः समीकरण सत्य है या विमीय रूप से संतुलित है। समीकरण सत्य है या विमीय रूप से क्या है, संतुलित है। तो इस तरह से किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच की जा सकती है। दूसरा, इसी के उपयोग से किसी अज्ञात राशि की विमा भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री का एक आप जो है अच्छा समीकरण पढ़ते हैं BD RT, इसमें R की विमा ज्ञात करते हैं। तो R की विमा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। ठीक, कैसे, दोनों पक्ष, एक समीकरण है संतुलित है, सत्य है, तो दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, यानी PP की विमा बराबर होगी RT, इसलिए R की विमा बराबर हो जाएगा PB, और T इधर जाएगा बाई T की विमा, इधर T गुणा है, इधर आएगा भाग। अब देखिए P, तो P का मात्रक होता है न्यूटन और बटे
मीटर स्क्वायर। बी का आयतन इसका होता है मीटर और टी का मात्रक होता है केल्विन या डिग्री सेल्सियस। अब देखें तो न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं MLT माइनस 2। मीटर के लिए क्या लिखेंगे L, क्योंकि इसका क्या स्क्वायर लिखिए हो गया। यहाँ क्या है मीटर, मीटर के लिए क्या लिखेंगे L, क्योंकि इसकी क्यूब है तो हो जाएगा 3। और केल्विन के लिए क्या लिखेंगे थीटा। अब देखें तो M कहीं है नहीं, L की घात 2 है, 2 घात इससे कैंसिल हो जाएगी, एक घात यहाँ से बचेगी, एक घात भी और एक घात मिलेगा तो हो जाएंगे 2 घात टी माइनस 2 घात आई और फिर यह थीटा ऊपर जाएगा यानी इसकी आर का डायमेंशन यहाँ से मिल गया। विभेद सूत्र ML2 T माइनस 2 और थीटा माइनस 1। तो इस तरह से यदि समीकरण सत्य है तो उसमें जिस राशि की विमा नहीं ज्ञात है उस राशि की विमा भी आसानी से आप इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए अगला उपयोग देखते हैं इसका। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध कैसे स्थापित करते हैं। अगला उपयोग भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। कैसे स्थापित करेंगे विभिन्न धातुओं के बीच संबंध। सपोज कर लेते हैं एक सरल लोलक है जिसका दोलन काल या आवर्तकाल T, लोलक का आवर्तकाल T सरल लोलक का आवर्तकाल T निम्न राशियों पर निर्भर करता है। लोलक के द्रव्यमान में दूसरा धागे की लंबाई L, ये M हो गया, और साथ ही साथ गुरुत्वीय त्वरण G। करना क्या है अब इस T, M, L और G के बीच संबंध स्थापित करना। इसके लिए करेंगे क्या, मान लीजिए क्या निर्भर कर रहा है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल किस राशियों पर निर्भर कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल सपोज करेंगे। पहला किस पर निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पर, तो इसके अनुपाती मान लेते हैं। साथ ही साथ इसकी घात भी हम सपोज कर लेंगे, तो घात मान लेते हैं इसकी घात नहीं पर निर्भर कर रहा है। फिर T प्रोपोर्शनल मान लीजिए दूसरी कौन सी राशि पर निर्भर कर रहा है L पर, इसकी घात कितनी मान लें B। फिर तीसरा T किस पर निर्भर कर रहा है G पर, इसकी घात कितनी मान लें C। ये मान लिया कि T प्रोपोर्शनल M की घात A, T प्रोपोर्शनल L की घात B और T प्रोपोर्शनल G की घात C। जिसके लिए फार्मूला ज्ञात करना है आवर्तकाल के लिए जिन जिन राशियों पर निर्भर कर रहा है उसके अनुपाती मान लेंगे और साथ ही साथ उसकी घात। आप सबको एक साथ लिख लेंगे तो ये हो गया T प्रोपोर्शनल सबका गुणा हो जाएगा इधर M की घात A, L की घात B और G की घात C। आगे क्या करेंगे हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाना है। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट से गुणा कर लेंगे यानी T इक्वल हो जाएगा A, M की घात A, L की घात B, G की घात C। जहाँ के क्या है यहाँ के ये एक नियतांक, कैसा नियतांक के विमाहीन नियतांक।
बीमाहीन नेता, इसकी कोई बीमा नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों बच्चों की बीमीय सूत्र, टी, टी क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल का तात्पर्य समय, और समय का मात्रक सेकेंड, और सेकेंड के लिए क्या लिखते हैं, टी। एक घात है इसलिए एक ही घात। आगे के बीमाहीन है, एम द्रव्यमान, के है, के बीमाहीन है यहाँ, फिर क्या है, एम। एम क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं आप, एम। घात कितनी है, ए, यहाँ भी घात कितनी हो जाएगी। फिर क्या है, एल। एल क्या है, लंबाई। लंबाई के लिए क्या लिखते हैं, एल। घात अभी यहाँ रखिए, एल की घात कितनी हो जाएगी, बी। फिर तीसरा कितना है, जी। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण की विमा क्या होती है, एल टी माइनस टू। एल टी माइनस घात कितनी है, सी। अब इसमें घात हम ले रहे हैं आर, तो एम की घात हो गई ए, एल, एल की घात हो गई बी, और यहाँ सी। एक घात है सी से जुड़ा होगा तो एल की घात हो जाएगी सी। यहाँ टी की घात है -2 और सी से जुड़ा होगा तो -2c। कितना हो गया, -2c हो जाएगा। आगे टी, अब सबको एक साथ में एम कही है, एम की घात ए हो जाएगी, एल की घात बी, और यहाँ से एल की घात सी। गुणा होगा तो घात जुड़ जाएगी, और घात जुड़ जाएगी फिर एल की घात जुड़ने पर हो जाएगा बी प्लस सी, और टी की कही है नहीं तो टी माइनस 2c। अब क्या करेंगे, एक समीकरण, एक काम करते हैं, क्या इसी को डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करें। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने का तात्पर्य है कि जो सिंबल है, सिंबल की जितनी घात इधर होगी उसी सिंबल की जितनी घात इधर भी होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं, होगी एकदम सत्य है, तभी समीकरण आपका सही है। यानी यम की घात यदि इधर ए है और इधर यम की घात जो होगी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अब देखिए एम की घात इधर कितनी है, और एम की घात इधर है ही नहीं होने का तात्पर्य कि उसकी घात 0 है। तो यम की घात ए है इधर, इधर यम है ही नहीं, यानी इसकी घात क्या है, 0 है। तो इधर की घात एम की इधर, की घात एम की इधर, दोनों को आपस में क्या करेंगे आप, उनकी घात बराबर होगी, ये बराबर। एल की घात इधर कितनी है, बी प्लस सी। ठीक, इधर एल नहीं है यानी इसकी घात 0 है, तो एल की घात इधर बी प्लस सी, इधर वाली एल की घात के बराबर होगी। यानी यदि बी प्लस सी है तो इधर 0 है तो 0 के बराबर होगी। इधर देखिए टी की घात कितनी है, -2c, और इधर टी की घात कितनी है 1, यानी इधर वाली टी की घात इधर वाली टी की घात के बराबर होगी, यानी -2c बराबर होगी। तो -2c बराबर किसके आ गया, 1। अब आइए आगे, यहाँ से -2c बराबर यदि 1 है तो c बराबर हो जाएगा -2, इधर चला गया तो आ गया -1/2। फिर क्या करें, c का मान 2 में रखने पर इस समीकरण में रख दें तो b c के स्थान पर कितना रखना है, -7 हो गया, ये बराबर 0, इसलिए b बराबर कितना आ गया, इधर आ गया, इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा पक्षांतर करने पर। इस तरह से मान मिल गया, a का मान 0, b का c का मान -7 और b का मान 1। अब क्या करेंगे, a b तथा c का मान
एक में रखने पर, समीकरण एक में रखना है। तो समीकरण एक क्या था हमारे पास, t इक्वल के n की घात थी a, l की घात थी b और g की घात थी c। इसी में रख देना k m, m की घात a का मान 0, l की घात b का मान 1/2, g की घात c का मान -1/2। इक्वल हो गया a l की घात 1/2। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लाएंगे तो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या इक्वल के तो पूरे की घात हो गई, यहाँ भी घात 1/2 है, यहाँ भी 1/2, पूरे की घात हो गई 1/2। या t इक्वल के 1/2 घात का पर होता है L/G। यहाँ k का मान पता है तो लिखे, अन्यथा छोड़ देंगे, कंफ्यूजन रहे तो भी छोड़ दिया करेंगे। k की वैल्यू हमें पता है 2 पाई होगी, हम तो रख दे रहे हैं, इसलिए t इक्वल 2 पाई अंडर रूट L/G। लेकिन यदि किसी कारण से आपको k का मान नहीं जानता है तो मान रखने की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है, फिर भी समीकरण आपका सही रहेगा। तो इस तरह से संबंध स्थापित हो गया। t बराबर क्या मिला हमें, 2 पाई अंडर रूट L/G, यानी किस पर निर्भर नहीं किया। एक हमने सपोज किया था गोले के द्रव्यमान m की घात 0 थी, यानी इस पर निर्भर नहीं कर रहा था। तो इस तरह से जो है आप विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं विमाओं की रीत की सीमाएं। विमाओं की रीत की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहली सीमा क्या है इसकी, कि इस रीत से सूत्र में उपस्थित किसी विमाहीन नियतांक का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। जैसे इसमें आया कि ये विमाहीन नियतांक है, तो इसका मान यदि आपको ज्ञात है तो रख सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले की सहायता से या इस विधि की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। पहला यानी इसकी सीमा यहाँ तक नहीं पहुँचती, इससे पहले ही समाप्त हो जाती है। ठीक, यानी किसी विमाहीन नियतांक का मान नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे अभी देखा आपने k का मान ज्ञात है तो हमने रखा, नहीं ज्ञात होता तो नहीं रखते, इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। अगला, इस विधि में देखें तो जो भी फार्मूला आपने पढ़ रहे हैं वो गुणा और भाग की संक्रिया पर आधारित है। जो भी फार्मूला मिलेगा, जैसे ये मिला तो भाग की संक्रिया पर आधारित मिलेगा, या फिर गुणा की संक्रिया पर आधारित जो समीकरण होगा, उन्हीं समीकरणों में के बीच आप या उन्हीं भौतिक राशियों के बीच आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। योग या अंतर वालों के बीच, यानी यदि t दो राशियों के योग या अंतर पर निर्भर कर रहा होता तो ऐसा फार्मूला आप स्थापित नहीं कर सकते। कौन से फार्मूले स्थापित किए जा सकते हैं, सिर्फ जो फार्मूले गुणन की संक्रिया पर आधारित हों, यानी किन्हीं राशियों के गुणनफल निर्भर करते हों, या गुणनफल की घातों पर निर्भर करते हों, या भागफल पर और भागफल की घातों पर निर्भर करते हों। ठीक, गुणनफल वाले सूत्र कह सकते हैं, गुणनफल की घात इन सब पर, योग या अंतर वालों पर यदि निर्भर कर रहा है तो ऐसा सूत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। अगला, जैसे योग अंतर वाले फार्मूले देख लें, जैसे आप पढ़ते हैं s बराबर ut प्लस हाफ dt स्क्वायर, इसमें योग है। इस फार्मूले को इसकी सहायता से स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक, लेकिन ये फार्मूला f बराबर होता है lambda स्क्वायर बाई r, इसके बीच, इनके बीच और इसके बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये घात पर निर्भर है, गुणनफल पर है, भागफल पर है, तो ऐसा है तो स्थापित कर सकती है। लेकिन क्योंकि ये योग की संक्रिया पर आधारित है या अंतर की संक्रिया पर आधारित हो, तो इनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। अगला, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर कर रही है तो उनके बीच भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। कितनी राशियों पर निर्भर कर रहा हो? 3। अभी हमने जो बताया उसमें 3 ही राशियाँ थी। यदि 4 हो जाए राशि
तो उसके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक क्यों? क्योंकि यदि हम घातों की तुलना करेंगे तो वहां से हमें 3 ही समीकरण मिलते हैं। 3 समीकरण से सिर्फ हम 3 अज्ञात राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। चौथी अज्ञात राशि आपकी बची रह जाएगी। ठीक, यानी कि कितनी राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है? सिर्फ 3 भौतिक राशियों के बीच। 4 हो जाएगा तो 4 समीकरण में मिलेगा नहीं, 3 ही समीकरण मिलेगा तुलना करने पर, जिससे हम 3 ही अज्ञात मानों को ज्ञात कर सकते हैं। चौथा मान ज्ञात नहीं होगा, अतः उनके बीच हम संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। अगला, इस रीत से त्रिकोणमितीय फलन। कौन से फलन? त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन थीटा पढ़े होंगे, कास थीटा, इन सब के बीच यदि फार्मूले में सब आ रहा है तो इन सब के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते या इनका कोई विश्लेषण आप नहीं कर सकते। या फिर एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है, चरघातांकी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? चरघातांकी। ई ऐसे लिखा मिलता है, e की घात x या e की घात 2, इसको एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं, चरघातांकी कहते हैं। यदि ऐसे तथ्य हैं तो उनको भी हम एनालिसिस नहीं कर सकते। या फिर लॉगरिथमिक आ जाए, log आ जाएगी, जैसे log x आ जाए, log y आ जाए, तो इनका हम विश्लेषण विमीय विधि की सहायता से नहीं कर सकते। किसका? ट्रिग्नोमेट्रिकल, दूसरा एक्सपोनेंशियल और तीसरा लॉगरिथमिक। यदि ऐसी राशियां आ जाती हैं तो इनके बीच हम संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। बस बात तक का यहीं तक। अगले दिन इसके आगे पढ़ेंगे आप, इसके कुछ न्यूमेरिकल देखा जाएगा, निकाल, या फिर अगला चैप्टर पढ़ा जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो विमीय विश्लेषण अब आपका समाप्त हो गया। हाँ भैया।